नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल की एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये मेलेस्मा या क्लोएस्मा के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि जानते हैं, मेलेस्मा या फिर क्लोएस्मा या फिर इसके और भी नाम है कि इसको मेलेस्मा बोलते हैं, क्लोएस्मा बोलते हैं, प्रेगनेंसी मार्क्स बोलते हैं, प्रेगनेंसी मास्क बोलते हैं, और अगर बिल्कुल लोकल भाषा में बात करें तो दोस्तों इनको जो है झाइयां बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 90% के केसेस के अंदर महिलाओं के फेस के ऊपर झाइयां या फिर हाइपर पिगमेंटेशन के रूप में पाए जाने वाली बीमारी है। जैसा कि मैंने बताया कि 90% केसेस के अंदर ये महिलाओं में पाई जाती है, मात्र 10-11% केसेस में बहुत रेयरली हमको ये बीमारी पुरुष में देखने को मिलती है। अदरवाइज इन द मेजर प्रोपोर्शन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस डिजीज इज ओनली अमॉन्ग द फीमेल पॉपुलेशन। ओके, अब इसको थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं दूसरी स्क्रीन पे चलता हूं। जैसा कि आप ये चित्र देख पा रहे हैं, दिस इज व्हाट इज नोन एज द मेलेस्मा, या फिर इसको कहते हैं झाई होना, क्लोएस्मा होना, प्रेगनेंसी मार्क या प्रेगनेंसी मास्क। ठीक है ना दोस्तों, ये जो एक इंडियन महिला का चेहरा है, ये देख रहे हैं आपकी नाक के ऊपर ये जो पिगमेंटेशन है, प्लस ये गालों के ऊपर भी है, प्लस ये लिप्स के जस्ट ऊपर है। ठीक है ना, तो दिस इज अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मेलेस्मा। दोस्तों, ये इस हाइपर पिगमेंटेशन को हम मेलेस्मा बोलते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन पिक्चर्स के द्वारा आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली ये वीडियो किस बारे में। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो मेलेस्मा का या क्लोएस्मा या झाइयों का समस्या होता है, ये एक प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। पर यूट्यूब में कहीं पे भी ये नहीं बताया कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। वो पैथोफिजियोलॉजी आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, और एक बार अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप इस बीमारी के बारे में A to Z इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। अब जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि प्रेगनेंसी मार्क या प्रेगनेंसी मास्क, तो कहीं ना कहीं यह हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होने वाली समस्या है। क्योंकि जब भी हम किसी महिला के अंदर यह देखते हैं तो उसके साथ एसोसिएटेड किसी न किसी फॉर्म में हमको हार्मोनल इम्बैलेंस देखने में आता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में क्या होता है भाई, प्रेगनेंसी के अंदर जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो बिल्कुल ब्लड के अंदर जीरो हो जाते हैं, और उसी की वजह से 9 महीने प्रेगनेंसी पेट के अंदर टिक पाती है, डिलीवरी तक बात पहुंच पाती है। तो ये आमतौर पे हम लोग इसको बहुत कॉमनली प्रेगनेंसी के 3rd-4th मंथ से बनना चालू होते हैं। ये प्रेगनेंसी के एंड तक, मतलब डिलीवरी तक ये बहुत डार्क होते हैं, बट जैसे ही डिलीवरी होती है एक हेल्दी आम महिला के अंदर ये जो मार्क्स होते हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर 1.5 ईयर्स में फेड होते होते खत्म हो जाते हैं। बट दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इनको सिर्फ प्रेगनेंसी में ही देखें। इनको आजकल हम बहुत फ्रिक्वेंटली उन महिलाओं में देखते हैं जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिनका पीरियड्स की प्रॉब्लम चल रही है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण वेट गेन करी हैं, तो ये उनके अंदर भी हम देखते हैं। इसको हम मिड एज्ड वुमेन्स के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली देखते हैं। वो महिलाएं जिनकी उम्र 40, 45, 50 साल है, तो ये उस जो ब्रैकेट है, वो एज का ब्रैकेट है, इसके अंदर ये बहुत फ्रिक्वेंटली मिड एज्ड वुमेन के अंदर ये बहुत फ्रिक्वेंटली हमको देखने में आता है। तो अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हमको पहले हार्मोनल इम्बैलेंस को समझना पड़ेगा, फिर जैसा कि मैंने बताया मैं आपको अंत में इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी बताऊंगा। तो ये कौन कौन सी कंडीशन में पाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, प्रेगनेंसी में बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। कई बार प्रेगनेंसी के कुछ 1 या 2 सालों तक ये एग्जिस्ट करता है। ये उन महिलाओं में बहुत फ्रिक्वेंटली होता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, क्योंकि अगर महिला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है तो वो ऐसा सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल हार्मोन लेती है जो उसके ओरिजिनल ईस्ट्रोजन हार्मोन को दबा के रखता है, जिससे कि वो प्रेग्नेंट ना हो पाए। तो अगर कोई महिला अपना को प्रेग्नेंट होने से रोकने को कोई दवा ले रही है हार्मोनल, तो ऑब्वियस बात है वो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में एक प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर रहा है, और ये उनके अंदर भी बहुत फ्रिक्वेंटली पाया जाता है। ये मेनोपॉज के आसपास बहुत फ्रिक्वेंटली पाया जाता है कि जो महिला दोज वुमेन्स हु आर अप्रोचिंग टू देयर मेनोपॉज, तो मेनोपॉज के दौरान या मेनोपॉज के जस्ट पहले जो हार्मोन्स इनके अंदर फीमेल हार्मोन सबसाइड होते हैं, तब भी ये देखने में आते हैं। ये बहुत फ्रिक्वेंटली इसका रिलेशन स्ट्रेस से है, क्योंकि दोस्तों स्ट्रेस जो होती है वो स्ट्रेस एक महिला के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस को पक्का पैदा करती है, और स्ट्रेस जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा रहता है ये उनके अंदर भी हमको देखने में आता है। और अगर कोई महिला वाकई में कोई हार्मोनल डिजीज से ग्रस्त है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एमेनोरिया, उसका पीरियड बराबर नहीं आता, उसका पीरियड कई महीनों तक नहीं आता, तो इन दैट केस भी
ये देखने में आता है। तो ये जो जितने 4-5 एग्जाम्पल हैं, कंडीशंस हैं जिसमें मेलेस्मा बनता है, उससे ये वाकई में सिद्ध होता है कि दोस्तों दिस इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम। ये कहीं ना कहीं इसके पीछे हार्मोनल इम्बैलेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब मैं आता हूं इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी ने यूट्यूब में नहीं बताया इसके बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड, खासकर जो डॉक्टर्स हैं, मेरे जो दर्शक हैं जो न्यूली बिल्ड डॉक्टर है, मेडिकल स्टूडेंट है या फिर सीनियर डॉक्टर्स है, वो बहुत ध्यान से सुने, उनके ये बहुत काम का है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर्स ग्लैंड बोलते हैं। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ही दोस्तों हमारी बाकी बॉडी की ग्रंथियों को और उनके सिक्रीशंस को कंट्रोल करती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH निकलता है, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो हमारे थायराइड ग्रंथि पे आके काम करता है और प्रैक्टिकली थायराइड हार्मोन को रिलीज कराता है। इन द सेम मैनर पिट्यूटरी से 3 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों महिला के हार्मोन निकलते हैं, महिलाओं के, जो कि हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बेसिकली 3 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है। जब वो हार्मोन निकलते हैं तो अल्टीमेटली वो हार्मोन ब्लड के थ्रू आते हैं और ओवरी पे काम करते हैं और ओवरी से प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह वगैरह को सबको कंट्रोल करते हैं और इस तरह से एक महिला का हार्मोनल साइकिल नॉर्मलाइज्ड रहता है, नॉर्मल कंडीशन में रहता है। बट सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि व्हेनेवर एनीवन इज टॉकिंग अबाउट द हार्मोनल इम्बैलेंस, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बात कर रहा होता है हार्मोनल इनसफिशिएंसी के बारे में। मतलब मैं कभी भी जब हार्मोनल इम्बैलेंस बोलूंगा तो आपको ये समझना चाहिए और समझना पड़ेगा कि मैं कहीं ना कहीं हार्मोन्स की कम होने की बात कर रहा हूं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा नहीं होता किसी भी फॉर्म में कि कोई हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाए। तो जब भी कोई चर्चा हो रही होती है हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में, तो कहीं ना कहीं बात हो रही होती है किसी भी हार्मोन या फिर फीमेल हार्मोन्स के ब्लड के अंदर कम होने की या इनसफिशिएंसी की। तो अब जैसा कि अगर हमारी महिलाएं अगर मान लीजिए हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार है तो क्या होगा, तो बॉडी पिट्यूटरी को एक्टिवेट करके उस हार्मोनल इम्बैलेंस को दोस्तों करेक्ट करने की कोशिश करेगी। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो तीनों ओवरी पे आके काम करते हैं, तो पिट्यूटरी क्या करेगी कि पिट्यूटरी वो हार्मोन को ज्यादा बनाने की कोशिश करेगी। ऑब्वियस बात है, जैसे कि थायराइड में जब थायराइड में T3 T4 कम निकलता है तो TSH बढ़ता है, जो कि थायराइड की रिपोर्ट का मेन मार्कर है कि TSH ज्यादा है। मतलब हम ये क्या निकालते हैं इससे निष्कर्ष, इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। इन द सेम मैनर कि जब ईस्ट्रोजन कम निकलेगा या ओवेरियन हार्मोन कम निकलेंगे, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानी है, तो उसी तरह से जैसे TSH बॉडी बढ़ाती है उसी तरह से पिट्यूटरी से निकलने वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो बॉडी ज्यादा निकालेगी पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब आप बोलोगे कि इससे पिगमेंटेशन का क्या मतलब, आप तो मेलेस्मा पे वीडियो बना रहे हो, पिगमेंटेशन की बात होनी चाहिए, पर आप ये क्यों बता रहे हो? जी हाँ दोस्तों, ये जानना इसलिए जरूरी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के होते हैं 3 लोब। 2 लोब तो सबको पता है कि एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब, ये हर कोई जानता है। बट दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में एक बीच का लोब भी होता है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ज्वाइंट करता है। बहुत छोटा सा हिस्सा होता है और दोस्तों वहां से निकलता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी हाँ, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो मेलेस्मा के निशान बनते हैं, जो ब्राउनिश डिस्कलरेशन होता है, झाइयां जो बनती हैं दोस्तों, ये झाइयां और कुछ नहीं उतने एरिया में हाइपर पिगमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूं। अब आप फिर पूछोगे कि भाई इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी का हार्मोनल हाइपोफंक्शन से या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या लेना देना? बिल्कुल है दोस्तों कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल डिफिशियंसी की महिला के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से फीमेल हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए जब हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो दोस्तों वहां पे हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरप्लेजिया मतलब वहां पे वो सेल्स जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकाल रहे हैं दोस्तों, उनके सेल्स की संख्या बढ़ती है। पर अब वहां पे एक लिमिटेशन होती है कि वहां पे उतनी सी जगह में ज्यादा सेल्स नहीं बढ़ाए जा सकते। तो दोस्तों इसलिए इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, जहां पे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकल रहा होता है, उस
लोब के अंदर मेटाप्लेजिया या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उन सेल्स का जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालते हैं। कहने का मतलब जिस इंटरमीडिएट लोब में खाली मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाने वाले सेल मिलते हैं, हार्मोनल डिफिशियंसी में उसी इंटरमीडिएट लोब के अंदर सेल्स की संख्या बढ़ाई जाती है। उन सेल्स की संख्या जो FSH और LH बनाते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाते हैं, और दोस्तों उसी चक्कर में वहां पे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाने वाले सेल्स का भी रिप्लिकेशन हो जाता है और अल्टीमेटली जो सीरम में लेवल होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वो भी बढ़ने लगता है। कहने का मतलब कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया जब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, तो वो हाइपरप्लेजिया करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को कहीं ना कहीं, मतलब आप एक ऐसा समझो कि एक सीजन आया कि भाई एक प्लॉट पे लहसुन उग रहा है, एक प्लॉट पे प्याज उग रहा है। जो प्याज है हमारा वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो प्लॉट है जहां सिर्फ लहसुन उग रहा है वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो भाई फार्मर करेगा क्या? जब सीजन के अंदर प्याज की डिमांड बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? वो भाई उस प्लॉट के लहसुनों को हटा करके वो क्या वहां पे बोएगा? प्याज। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि क्योंकि वहां पे एरिया कम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सेल उतने और नहीं बन सकते, तो बॉडी क्या करती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग सेल जो स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालने वाला जो सेल होता है, उस एरिया में कुछ नए सेल्स पैदा करती है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को निकालेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है बॉडी के अंदर। बॉडी को लग रहा है कि हार्मोनल डिफिशियंसी है, और जब वहां पे ये हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है दोस्तों, उसी चक्कर के अंदर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाने वाले सेल्स भी वहां पे और ज्यादा ग्रोथ करते हैं। ज्यादा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बॉडी के अंदर रिलीज होता है, और वही क्योंकि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग मतलब मेलेनिन जो पिगमेंट बनाते हैं सेल, जो सेल मेलेनिन नाम का पिगमेंट बनाते हैं, वो सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन जब ज्यादा आता है तो दोस्तों ये झाइयां बनने लगती हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये है इसका फंडा। जब भी हार्मोनल डिफिशियंसी होगी तो महिला के अंदर आपको क्लोएस्मा दिखेगा, झाइयां दिखेंगी, मेलेस्मा दिखेगा, और वो मेलेस्मा इज द मार्कर that lady is suffering from the hormonal imbalance और hormonal insufficiency और hormonal deficiency। ठीक है ना। अब इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं होता, कोई दवा नहीं है ना। होम्योपैथी में सीधी सीधी एक दवा है, वो अगर एक दवा आप इनको देंगे, ये जो महिला हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, और दोस्तों कई महीनों तक देनी पड़ेगी। मेलेस्मा के केस में लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत शॉर्ट टर्म में रिजल्ट प्रिटेंड करते हैं कि मैं तो 1 महीना खाऊंगी बिल्कुल सही हो जाऊंगी। जी नहीं, आपका जो हार्मोनल इंबैलेंस था जिसकी वजह से आपको ये मेलेस्मा हुआ है, ये हार्मोनल इंबैलेंस आपके अंदर पिछले कई दशक से पल रहा था, है ना। आपके बैकअप मैकेनिज्म थे वो उसको रोक के रख रहे थे, और जब वो अल्टीमेटली सारे बैकअप मैकेनिज्म धराशायी हुए तो आपके अंदर मेलेस्मा भी आ गया, आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस भी आ गया, आपका पीरियड भी गड़बड़ हो गया, आपका वेट भी गेन हो गया। ये सब चीजें साथ में चल रही हैं, तो आपको कोई भी शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं प्रिटेंड करेंगे। इसके अंदर आपको कम से कम 4 से 6 महीने दवा खानी है, जो मैं बता रहा हूं। आप वो दवा का सेवन करिए और आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली दीज स्पॉट्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन विच इज नोन एज द मेलेस्मा और झाइयां, वो आपकी कम होके धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। तो द वन मेडिसिन विच इज इंडिकेटेड इन द केस ऑफ मेलेस्मा इज CPR 200। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि CPR पे काम करती है, पर क्योंकि आप लोगों में सब्र नहीं है, आप लोग बहुत शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स को प्रिटेंड करते हैं, और इसलिए ये CPR आपके अंदर काम नहीं करती, क्योंकि आप इसको बहुत कम समय देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, CPR 200 पोटेंसी में 4-4 गोली सिर्फ 2 बार, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। हम दिन में 4 बार खाएंगे तो ऐसा नहीं है, टाइम उतना ही लगना है, आपको उतने ही महीने लगने हैं। तो ये 4 से 5 महीने रिलीजियसली 4-4 गोली दिन भर में 2 बार CPR 200 का सेवन करें, और आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका काम होने लग गया है, और अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो मेलेस्मा के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल का कंटेंट पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाले वीडियोस के अंदर और हर सैटरडे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।